हेलो एंड वेलकम टू इंश्योरेंस वाले, जहाँ पे बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के बारे में। तो आज का चैप्टर है S01 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस एंड सर्वे एंड लॉस असेसमेंट फॉर सर्वेयर्स, ऑफ कोर्स फॉर सर्वेयर्स। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ सर्वेयर्स के लिए है। अच्छा, एक बुक और है, वो है IC01 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस IC01। और एक हम जो बुक आज पढ़ने वाले हैं वो है S01 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस सर्वे। तो बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर कोई ज़्यादा खास डिफरेंस है नहीं। IC01 वो है इंटरनल एग्ज़ाम, जो बच्चे या जो बंदे लड़के लड़कियां इंटरनली इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वो IC01 में जाएंगे, लेकिन जो है सर्वेयर वो जाएंगे S01 में। अब इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि IC01 है सिर्फ ब्रीफ, मतलब अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ हल्का हल्का उसको कवर करेगा, लेकिन S01 ये थोड़ा डिटेल में है। तो अगर आप S01 की तैयारी कर लेते हैं तो भाई साहब IC01 आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है आगे? यस फॉर सर्वेयर्स है, 2023 का है। अच्छा, 2023 का मतलब ये नहीं है कि ये 2023 का है। तो ये जो सब सिलेबस है ये 2023 के मुताबिक ही है। ये पिछले कई साल से सेम ही चल रहा है, रिवाइज ही होता है, कुछ खास फ़र्क होता नहीं है। एक आधा जो चीज़ फ़र्क पड़ती है उससे आपके एग्ज़ाम पे कोई खासा फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर मेरी लैंग्वेज में थोड़ी सी पंजाबी आ जाए तो भाई साहब मैं पंजाबी हूँ, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहला आता है कंटेंट्स में, तो इसके अंदर टोटल चैप्टर हैं 19। ओ माय गुडनेस, 19 चैप्टर हैं, तो हम एक एक करके ही पढ़ेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है द कंसेप्ट ऑफ रिस्क। और वैसे अगर 19 के 19 चैप्टर मैं बता भी दूँ आपको तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, अगला चैप्टर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी एंड इट्स corollaries, proximate cause, underwriting practices, type of loss, hazards and risk exposures, laws relating to insurance business, other laws relevant to insurance business, introduction to surveys, survey profession, past and present, factors affecting the admissibility of the claim, loss evaluation, assessment and adjustment, reporting, accounting principles and practices, grievance redressal, fire and loss of profits, fire insurance, मिसलेनियस इंश्योरेंस, मैरीन कार्गो एंड हल इंश्योरेंस। अच्छा, तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने एक Q&A सेटअप किया है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन होगा और उसके मल्टीपल आंसर्स होंगे। मल्टीपल यानी 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक चूज़ करना होगा और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सको। लेकिन सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है अगर आप एक बार पूरी बुक को गो थ्रू कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द कंसेप्ट ऑफ रिस्क। द कंसेप्ट ऑफ रिस्क, in order to understand what is insurance and how it operates, it is necessary to have clear idea about the meaning of term risk and its consequences and different types of risks। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में लगी गई होगी, क्योंकि अगर कोई बंदा है इंश्योरेंस सेक्टर में आ रहा है तो भाई साहब बेसिक इंग्लिश को क्लियर करके ही चले, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे। फिर आप यही कहोगे कि भाई साहब मुझे काम नहीं मिल रहा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है कि एक मोटर सर्वेयर की कितनी इनकम होती है। भाई साहब, एक कंपनी के मैनेजर से तो ज़्यादा ही होती है। आप ये मान के चलो, अगर वो सर्वेयर को अच्छी नॉलेज है, अच्छी पकड़ है और उसका अच्छा नेटवर्क बना हुआ है और वो लाइसेंशिएट, एसोसिएट और फेलोशिप कर चुका है और उसको बात करने का पता है, ठीक है, तो वो अच्छा पैसा कमा लेता है। नीचे 4-5 बंदे रखता है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ रखता है, चेंज करता है और वो भाई साहब अच्छा कमाता है। हाँ जी,
तो हाँ, अब बात कर रहे थे हम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंश्योरेंस। तो आपको समझना होगा कि सबसे पहले इंश्योरेंस क्या है, हाउ इट ऑपरेट्स, ये कैसे काम करता है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव क्लियर आइडिया अबाउट मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्क। आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजे के बारे में पता होना चाहिए, और कितने तरह के रिस्क होते हैं। टर्म रिस्क हैज़ सेवरल मीनिंग्स टू द ऑर्डिनरी मैन। जैसे कि मैं हूँ ऑर्डिनरी मैन, रिस्क का मतलब मुझे पता होना चाहिए एक्सपोजर टू डेंजर, मतलब कि मैं एक खतरे से कितना संपर्क में हूँ, कितना मतलब मैं नज़दीकी रख रहा हूँ अपने आप को खतरे से। समझ में आया? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं और फिर से समझा देते हैं आपको। द टर्म रिस्क हैज़ सेवरल मीनिंग्स, मतलब एक रिस्क के कई तरह के मतलब होते हैं। एक आम तरह के आदमी के हिसाब से रिस्क का मतलब होता है कि वो खतरे से कितना पास में है। डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रिस्क कन्वेज मीनिंग्स सच एज हज़ार, हज़ार का मतलब भी खतरा ही होता है। चांसेस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेज, एक्सपोजर टू मिसचांस एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलग अलग मीनिंग है, मतलब आप समझ ही लो यार अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, हाउएवर इन ब्रॉड सेंस इट इज़ द एक्सपोजर टू इवेंट्स विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी इज रिस्क। अच्छा, अब सिंपल सा उन्होंने कहा है ब्रॉड सेंस, मतलब बड़े पैमाने पर अगर बात की जाए तो एक एक्सपोजर ऑफ इवेंट ऐसा होता है जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट ना कर सको, मतलब आप बता ना सको कि ये कब होगा। फ्यूचर अनसर्टेनिटी और एनीथिंग दैट कैन अकर इन फ्यूचर, मतलब कुछ भी ऐसा रिस्क हो जाए जो जिसके बारे में आप अनुमान ना लगा सको और वो भविष्य में हो जाए। ठीक है, तो वो रिस्क ही है। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ अनसर्टेनिटी इन लाइफ, मतलब आपकी जान जा सकती है, आप मर सकते हो। बिजनेस के अंदर घाटा पड़ सकता है। कॉमर्स मतलब वही फिर धंधे की बात है, बिजनेस के बारे में ही है। इंडस्ट्री, कोई किसी तरह की किसी की इंडस्ट्री है, कारखाने लगे हुए हैं एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। फर्म्स may suffer loss due to the destruction of their property due to calamities such as fire, flood and cyclone। कि किसी तरह का कोई कंपनी है या किसी का कोई काम धंधा चल रहा है और उसको उसमें लॉस हो जाता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी गिर जाती है या टूट जाती, तराशाई हो जाती है उस क्लैमिटीज़ की वजह से, जैसे कि आग लग गई या उस वहाँ पे बाढ़ आ गई या तूफान आ गया। फर्दर देयर आर सेवरल अदर अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बिजनेस के साथ रिलेटेड, तो वहाँ पे भी अगर कुछ हो जाए बिजनेस के साथ रिलेटेड को समझते हैं। सम एग्जांपल्स आर प्रोडक्शन में नॉट रीच द प्लान्ड आउटपुट, यानी कि सामान उस जगह पे ना पहुंचा जहाँ पे उसको होना चाहिए था। ठीक है, इसके बारे में आगे हम एग्जांपल्स के तौर पे पढ़ते जाएंगे। मार्केटिंग एफर्ट्स में फेल ड्यू टू लोअर प्राइस और बेटर प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर। हाँ, अब ये आगे इसको बताऊंगा मैं। क्या होता है, कभी कभी मार्केट के अंदर आप अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका जो प्राइस है वो थोड़ा ऊंचा है और दूसरे बंदे का प्राइस थोड़ा सा नीचे है, तो ये भी फर्क पड़ता है, ये भी आपको लॉस ही है। बिजनेस फाइनेंस मे नॉट बी इजीली अवेलेबल और मे बी कॉस्टलियर। ठीक है, अब बिजनेस फाइनेंस मे नॉट बी इजीली अवेलेबल। अब आपको कोई काम करना है और काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए, रोकड़ा चाहिए। ठीक है, और जो आप काम कर रहे हो वो महंगा भी है, आपको पैसा नहीं मिल रहा, तो इसमें भी आपका लॉस ही है ना, क्योंकि आपका काम चल ही नहीं रहा। ठीक है, द अबव एग्जाम्पल सजेस्ट दैट टर्म रिस्क में बी डिफाइंड एज फ्यूचर अनसर्टेनिटी एज रिगार्ड फाइनेंशियल लॉस। अब ये बताता है जो ऊपर की आपको एग्जाम्पल दी गई थी उसके अंदर आपको पता चलता है कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी इससे भी आपका फाइनेंशियल लॉस ही है। फ्यूचर मतलब आने वाले समय के अंदर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसकी पकड़ आप पे नहीं है, आपकी पकड़ में नहीं है वो, और उससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए, तो वो भी लॉस ही है। अब आगे बढ़ते हैं। द रिस्क इन्वॉल्व इन द अबव एग्जाम्पल्स फॉल अंडर टू कैटेगरीज। अब ये दो कैटेगरी में है, बिजनेस रिस्क और प्योर रिस्क। ठीक है जी, अब बिजनेस रिस्क को समझते हैं। द फॉलोइंग आर इलुस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क और
प्योर रिस्क में थोड़ा फ़र्क होता है। अब उस फ़र्क को हम यहाँ पे समझेंगे कि बिजनेस रिस्क और प्योर रिस्क में फ़र्क होता क्या है। हाँ जी, तो फॉलोइंग आर द इलस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। टेक्निकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। टेक्निकल में आता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आपका काम नहीं चल रहा, मतलब आप पहले पेपर पे काम कर रहे थे, अब आ गया कंप्यूटर, आप चले गए लॉस में। सोशल, कंज्यूमर बिहेवियर, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ठीक है जी। कंज्यूमर बिहेवियर, मान लो आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कोई साबुन बेच रहे हो, बड़े टाइम से सिंपल साबुन चल रहा था, लेकिन अब कोई बाहरी कंपनी आती है और बहुत ही अच्छा साबुन बेचना शुरू कर देती है, और जो कंज्यूमर है वो कहते हैं नहीं भाई नहीं, हम तो इसी साबुन को यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सुंदर हीरोइन को इन्होंने ले रखा है। मतलब समझ रहे हो, कंज्यूमर बिहेवियर, नया प्रोडक्ट आया, लोग वो चीज़ को यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन, महंगाई का बढ़ जाना, तो लोग आपका सामान नहीं खरीद रहे, तब भी हो गया। टैक्स पॉलिसी, आपके ऊपर टैक्स बहुत लग गया, आपका फिर सामान महंगा हो गया, फिर हो गया जी आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। कंपटीशन के अंदर भी ऐसा ही है, आपने अपना सामान बनाया है 100 रुपये का, और अगला बंदा, दूसरा बंदा जो है वो लॉस के ऊपर, यानी वो कैश बर्न कर रहा है और वो अपना सामान बेच रहा है ले दे के 70 रुपये पे। तो आप 70 रुपये की चीज़ ही लोगे, आप क्यों 100 रुपये की चीज़ लोगे, ठीक है। वॉर, जंग लगी, इंडिया पाकिस्तान का जैसे वॉर हो गया, तो ठीक है, अभी कुछ ऐसा सामान है जो आपका पाकिस्तान से ही आ रहा था और वो अभी नहीं आ रहा क्योंकि अब आप किसी और जगह से मंगवाओगे तो फिर महंगा पड़ जाएगा, तो वॉर की वजह से भी आपका सामान महंगा हो गया, या आपका सामान आ ही नहीं रहा तो वो बिक नहीं रहा। नेशनलाइजेशन यानी कि अगर कोई सरकार का ऐसा रूल आता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि भैया बस अब तो स्वदेशी ही बिकेगा, अब आपका सामान आ रहा था बाहर से, तो अब आपका नहीं आएगा सामान, तो आप उसको नहीं बेच पाओगे और आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो अब हो गया आपका लॉस। ओके, एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस रिस्क अभी आपको अच्छे से बताएगा। प्रोडक्शन में नॉट अचीव द प्लान आउटपुट at the planned cost due to uncertain events such as non-availability of raw material or increase in their costs or labor problems in the form of strikes or work to rule or go slow tactic etc. अब प्रोडक्शन में नॉट अचीव द प्लान आउटपुट, मतलब इसको आप समझ ही रहे हो, प्रोडक्शन में नॉट अचीव द प्लान आउटपुट एट द प्लान कॉस्ट, मतलब जिस तरह से आपने सोचा था कि आप जितना खर्चा करके आप प्रोडक्शन करोगे वो प्रोडक्शन वैसे नहीं हो पाई। अब उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, आपको कच्चा माल ना मिला हो जिससे आपने बनाना था, यानी आपने एक प्लास्टिक की बॉटल्स बनानी थी, आपको प्लास्टिक ही नहीं मिली, तो आप कहाँ से प्लास्टिक की बॉटल बना लोगे, ठीक है। या फिर वो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, अब आप खरीद ही नहीं पा रहे हो। या फिर लेबर, आपको लेबर नहीं मिल रही है, लेबर मिल रही है, लेबर भी महंगी हो गई है, तब भी आप नहीं बना पा रहे हो, मतलब कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप अपना काम कर ही नहीं पा रहे, आप प्रोडक्शन में जा ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया। अब अ फर्म मे फेल टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट द प्लान्ड प्राइस बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर एक्शन इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड प्राइस, जैसे कि हमने पहले कहा था कि आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाए, यानी कि आपने एक टायर बनाया, आपने उस टायर की कीमत रखी 1000 रुपये, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर सेम टायर, सेम क्वालिटी का टायर 750 रुपये में दे रहा है, तो वो 1000 रुपये में कोई क्यों खरीदेगा, ठीक है ना। तो रिड्यूस्ड प्राइस और बेटर प्रोडक्ट और चेंजेस इन फैशन, अब आप भाई चेंजेस इन फैशन हो जाता है, आप बेच रहे हो सिंपल पैंट, कोई नई जीन्स लेके बेच रहा है तो भैया तो ठीक है ना। कंज्यूमर का टेस्ट, हाँ कोई किसी ने खरीदना ही, अब कोई बंदा कहता है यार मैं 10 रुपये का कुलचा खा लूँगा, लेकिन कुछ बंदे कहते हैं नहीं अब बर्गर भी आ गए हैं मार्केट में, हम बर्गर खाएंगे। अब कंज्यूमर का टेस्ट है, बदल सकता है भाई। प्रेफरेंस और रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर ड्यू टू रिसेशन, हाँ महंगाई हो गई, अब महंगाई की वजह से कस्टमर खरीदने की हालत में ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तब भी आपका तो नुकसान है, आपने तो भैया अपनी फैक्ट्री लगा ली, अब बेचने के लिए आप तैयार हो लेकिन बेच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, बंदे ही बेरोजगार हो गए, अब वो कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है। चलिए, एक्सपोर्ट सेल्स में बी अफेक्टेड बाय वॉर, अब एक्सपोर्ट सेल यानी कि आपका सामान बाहर से आना था लेकिन अब जंग लगी है तो नहीं आ पा रहा। चेंजेस इन एक्सचेंज कंट्रोल्स, टैरिफ, इंपोर्ट कोटास, ठीक है, तो ये सारा वही है।
अब इसको आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आप अपना सामान कहीं बाहर से मंगवा रहे हैं और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग गई, ठीक है। आपने जो सोच के चले थे कि कस्टम ड्यूटी मैं पे करूंगा 15% और यहाँ पे हो गई 18%। अब वो जो बाकी का जो 3% है वो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अब प्रोडक्ट है वो भी उसी को रेट को ही कवर करेगा, 3% को जो एक्स्ट्रा आपने पे किया है, आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। अगला पॉइंट है, मोस्ट बिजनेस डिपेंड अपॉन क्रेडिट फॉर फाइनेंसिंग, ठीक है। उधारी पे चलते हैं मोस्ट बिजनेस। वर्किंग कैपिटल मे बी अफेक्टेड इफ बैंक क्रेडिट इज नॉट इजीली अवेलेबल और देयर इज इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्टेड। अब अगर आपको बैंक से लोन ही नहीं मिला, ठीक है ना, तो भी आपका बिजनेस तो अफेक्ट कर क्या। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लो आपने प्लास्टिक की बॉटल्स बनानी है, आपने प्लास्टिक उठाना है और आपने प्लास्टिक उठाना है बैंक से पैसा लेकर, और बैंक आपको पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, या फिर उन्होंने इंटरेस्टेड इतना ज़्यादा कर दिया, आप हो गए यार मैंने उठाना ही नहीं है पैसा, ठीक है, मैंने काम ही नहीं करना। अनदर रिस्क इज फेलियर ऑफ डेटर टू सेटल देयर डेट्स। मतलब आपने जिनको पैसा दिया, या जैसे आपने किसी से पैसा उठाया और आपने काम किया और आपने किसी और को पैसा दे दिया काम करने के लिए, ठीक है, और वो बंदा आपको पैसे नहीं वापस कर रहा, तो काम भी नहीं किया, पैसे भी नहीं वापस करा, तो ये भी हो जाता है। दिस प्रॉब्लम इज ऑफन एनकाउंटर इन ओवरसीज ट्रेड वेयर द बायर मे बी अनएबल टू पे बिकॉज ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन और अदर रिस्ट्रिक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने बॉटल्स मंगवानी है, प्लास्टिक की बॉटल्स मंगवानी है, आपने लेट्स से यूके से, और यूके को आपने पे कर दिया एक फिक्स अमाउंट, आपने उसको 100 रुपये पे कर दिया कि हाँ भाई मेरे को बॉटल्स भेज दे, लेकिन अब उसकी कंट्री के अंदर रेट बढ़ गए, वो कहता भैया अब मैं तुम्हें 100 रुपये पे मैं बॉटल्स नहीं भेज सकता, मेरा तो यहाँ पे रेट डबल हो गया, अब मेरे को 200 दे। अब तुमने यहाँ से लोन उठा रखा है 100 रुपये का, अब 100 रुपये तुमने उसको दे दिया, तुमने सोचा था 100 का आएगा, मैं इसको 200 में बेचूंगा, 100 मैं कमाऊंगा, अब तुम्हारे पास उल्टा एक्स्ट्रा 100 रुपये है ही नहीं, अब यही सारा गड़बड़ हो जाती है। तो आप कम लेके आओगे सामान, कम बेचोगे, तो मतलब लॉस ही है, ठीक है। Business risks are also known as speculative risk because their outcome may be a loss or profit. Under competitive condition, one firm may suffer loss but another may make profit. हाँ, अब speculative risk को समझो आप, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, इसमें दो ही आउटकम है, या तो प्लास्टिक की बोतल आएगी आप बेचोगे या आप नहीं बेचोगे। अगर तो बेचते हो तब तो आपको हो गया प्रॉफिट, अगर नहीं बेच पाते हो तो आपको होगा लॉस। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कुछ न्यूट्रल कंडीशन नहीं है, न्यूट्रल यानी कि आप कहोगे कि बॉटल्स मंगवा ली मैंने 100 रुपये की मंगवाई और मैंने 100 रुपये की ही बेच दी, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं भैया नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस भी लॉस ही होता है, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। क्लोजली रिलेटेड टू स्पेकुलेटिव रिस्क आर डायनामिक रिस्क विच अराइजेज फ्रॉम द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एवरी सोसाइटी, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड पोलिटिकल चेंजेस, ठीक है। अब आगे कहता है क्लोजली रिलेटेड टू स्पेकुलेटिव रिस्क आर डायनामिक रिस्क। जैसे स्पेकुलेटिव रिस्क है उसी के आसपास एक होता है डायनामिक रिस्क, ये आते हैं सोसाइटी के बिहेवियर में चेंज, अर्थव्यवस्था में चेंज हो जाना, या सोशली कोई चेंज आ जाना। जैसे किसी ने कह दिया कि भैया हम प्लास्टिक का बाइकआउट कर रहे हैं, हम प्लास्टिक को यूज़ नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजिकल, कोई कहता है कि भैया हम तो आज से प्लास्टिक की जगह पे हम ग्लास यूज़ करेंगे, ग्लास बॉटल्स यूज़ करेंगे। इन्वायरमेंटल, हाँ इन्वायरमेंटल प्लास्टिक बॉटल इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल, वो कहते हैं हम प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं, कोई नेता राजनेता बोल देते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से भी आपको लॉस हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क और डायनामिक रिस्क, अच्छा ये समझ लेना भैया, बिजनेस रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क और डायनामिक रिस्क, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। आर एविडेंट इन द एक्सपोजर ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क और डायनामिक रिस्क,
एविडेंट टू एक्सपोजर ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजेक्शन। हाँ, इसका सिंपल और सरल शब्दों में आप समझो कि बिजनेस स्पेकुलेटिव रिस्क और डायनामिक रिस्क ये किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी भी संस्था को एक तरह से लॉस पहुंचा सकते हैं और ये लॉस के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शन जितना भी उनका पैसे का लेन देन हो रहा है उसके अंदर ये हमेशा रिस्क पे ही होते हैं। आगे, फाइनेंशियल मार्केट कॉम्प्रोमाइजेज सच एंटिटीज एज बैंक। फाइनेंशियल मार्केट कॉम्प्रोमाइजेज सच एज एंटिटीज एज बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, mutual fund, fire, life and general insurance company, etc. These institute provides a mechanism for transfer and pooling of saving and deposits and investment of these resources subject to the parameters of safety, return, liquidity, diversity and capital appreciation. ठीक है, अब इस चीज़ को फिर से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट कॉम्प्रोमाइज financial market comprises such entities as bank, non-banking finance companies, mutual fund, life and general insurance company, etc. These institutes provides a mechanism for transfer and pooling of savings and deposits and investment of these resources subject to the parameter of safety, return, liquidity, diversity and capital appreciation. ओके जी, इस सब के अंदर आते हैं बैंक्स आते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आते हैं जो प्राइवेट फंडिंग कर देते हैं, ये म्यूचुअल फंड आते हैं, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस भी इसी में आ जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। दिस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर एंड पूलिंग ऑफ द सेविंग्स एंड डिपॉजिट। ठीक है, यही है कि पैसे का लेन देन के अंदर ये चेक करते हैं और ये चेक करते हैं कि पैरामीटर ऑफ सेफ्टी और पैसा का वापसी कब आएगा और पैसा प्रॉपर से इन्वेस्ट हो जाए, कैपिटल एप्रिसिएशन और पैसा इनका बढ़ जाए। ठीक है, तो ये कंपनीज होती हैं। अगर आपको लगे कुछ मैंने गलत बता दिया तो आप प्लीज़ इसको मैसेज कर देना मेरे को वीडियो के नीचे। दीज एंटिटीज आर एक्सपोज्ड टू वेरियस रिस्क सच फैक्टर्स। Okay, these entities are exposed to various risk factors such as recession in the economy, fiscal, monetary and credit policy of the government, imprudent management of funds and investment portfolio, increasing bad and doubtful debts, non-performing assets and so on and so forth. अब ये जो जैसे ऊपर वाली कंपनियों के बारे में बात करते हैं, बैंक और नॉन बैंकिंग, इनका काम होता है पैसे का लेन देन करना और पैसे की गति बना के रखना। अब ये जो होते हैं ये रिस्क पे होते हैं। अब इनके ऊपर बहुत सारा रिस्क होता है, जैसे अगर रिसेशन आ गया तो पैसा बढ़ गया, किसी भी तरह का क्रेडिट पॉलिसी सरकार ने ऐसी लगा दी कि हाँ भैया बस अब तुम इसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज कर सकते, तो भाई ख़त्म, अब आप ऐसा नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है ना, तो इस तरह से ये भी रिस्क पे रहते हैं। बिजनेस रिस्क नॉर्मली बेनिफिट सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन लॉन्ग रन बट दे आर जनरली कंसिडर्ड लेस प्रिडिक्टेबल बिकॉज दे डू नॉट अकर विद एनी प्रिसाइज डिग्री ऑफ रेगुलरिटी। ठीक है, बिजनेस रिस्क नॉर्मली बेनिफिट, बिजनेस रिस्क जो होते हैं ये आम तौर पे ये सोसाइटी के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए ये हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। इनको कंसीडर किया जाता है कंसीडर लेस प्रिडिक्टेबल बिकॉज डू नॉट अकर विद प्रिसाइज डिग्री और रेगुलरिटी। लेकिन कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। हालांकि बिजनेस रिस्क लॉन्ग रन के अंदर हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहते हैं, लेकिन कभी भी इनका कुछ नहीं पता भैया कब क्या हो जाए। हाँ जी, आगे है बिजनेस रिस्क आर जनरली अनइंश्योरेबल। हाँ, बिजनेस रिस्क आर अनइंश्योरेबल। जो बिजनेस रिस्क होते हैं ये अनइंश्योरेबल होता है, यानी इनका इंश्योरेंस नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल वही प्लास्टिक की बोतल ले लेते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक की बोतल है, अब तुम्हारी बिक ही नहीं रही है, इसमें थोड़ी ना कोई इंश्योरेंस कंपनी कुछ कर सकती है। हाँ, तुम प्लास्टिक का हम कर सकते हैं कि प्लास्टिक जल ना जाए, उसका इंश्योरेंस हो सकता है, वो फायर का इंश्योरेंस हो सकता है, चोरी ना हो जाए, थेफ्ट का इंश्योरेंस हो सकता है। ठीक है ना, और एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है और उसके बीच में वो टूट जाए,
चोरी हो जाए, ठीक है, वो उसका इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन बिक नहीं रहा, वो गोडाउन में पड़ा है, वो बिक नहीं रहा, उसका इंश्योरेंस नहीं होता। हाँ जी, द रिस्क प्रोड्यूस टाइप ऑफ लॉस, द रिस्क produce types of losses for which insurance cover cannot be provided because the insurer do not have sufficient knowledge of the various factors which affect such losses। चलो इस लाइन का मतलब ये है कि कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी इसलिए इनका इंश्योरेंस नहीं करती है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर या इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के लॉस हो सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी वालों को तो सब पता होता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस रिस्क, दैट इज लॉस ऑफ अर्निंग ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड और मार्केट फ्लक्चुएशन इन प्राइस और इंक्रीज टैक्सेशन। वही पॉइंट्स है जो हमने पहले बात कर लिया है कि हाँ भाई तुम्हारा सामान ही नहीं बिक रहा, टैक्स बढ़ गया है, महंगाई हो गई है, तो तुम्हारा सामान नहीं बिक रहा, तो ऐसा नहीं है। तो वो भी आगे यही बात कर रहा है, कैन नॉट बी कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी because the insurers do not have the means to measure the various economic factors which could cause these losses. In other words, it is not possible for insurer to assess the risk involved and fix proper rates of premium। अब वही बात है कि इंश्योरेंस कंपनी इसका प्रीमियम ही नहीं कैलकुलेट कर पा रही है कि भैया तेरे को किस तरह का लॉस हो जाएगा और तू किस तरह से हम तेरा कवर करें। जैसे मैंने पहले कहा कि सामान पड़ा ही है, बिका ही नहीं है, ठीक है। अब हालांकि लॉस तो इसमें भी है, लेकिन अब इसका क्या कैलकुलेट करें हम, ठीक है ना। हाँ, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक का ये रेट है, उसकी एक बॉटल है वो 100 रुपये की है, 10 बॉटल्स हैं तो 1000 है, एक डब्बे के अंदर 1000 बॉटल है, 1000 रुपये के हिसाब से हम इसका चार्ज कर सकते हैं, कुछ उसका रेट बन जाता है। लेकिन अब इसका क्या रेट करें, पड़ा है, बिका नहीं, ठीक है ना। हाँ, एट एनी रेट if such covers are provided, it would inhibit economic progress as insurer would be tempted to fall back upon insurance protection rather than make effort to avoid such losses, ठीक है। At any rate, if such covers are provided, it would be economic progress as insurer would be tempted to fall back upon the insurance protection rather than make effort to। हाँ, इसका मतलब थोड़ा सा समझो कि अगर इंश्योरेंस कंपनी इस तरह का लॉस को भी इंश्योर कर देती हैं तो भैया इस तरह से तो जो वो बंदा है वो इंश्योरेंस कंपनी से ही अपना प्रॉफिट निकाल लेगा, इंस्टेड ऑफ ये सोचने में कि भैया लॉस कैसे ना हो। समझ रहे हो आप कि मतलब बॉटल्स को बेचने की बजाय वो यही सोचेगा कि कोई बात नहीं, नहीं बेची तब भी इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पे कर देगी, ठीक है ना। तो अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी का जो मेन फंडा होता है ना वो ये है कि आपको जो लॉस हुआ है उसके अंदर भरपाई कर दें, आपको प्रॉफिट करना नहीं है। क्या जो आपका लॉस हुआ है, ठीक है, उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ है, लेकिन आपको प्रॉफिट देना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो आगे है, these risks have to be avoided and controlled by general management and functional management in the area of production, marketing, finance, research and development। हाँ, सिंपल सी बात है। हाँ, तो इसके अंदर ये है, एक बुक ये कह रही है कि इस तरह के रिस्क को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो ये चेक करे कि भैया प्रोडक्शन ठीक से हो रही है, मार्केटिंग ठीक से हो रही है, एडवर्टाइजमेंट ठीक से हो रही है, जो फाइनेंसेस हमने बैंक से लिए हैं वो अच्छे से रेगुलेट हुए हैं, ठीक है। R&D होनी चाहिए कि किस मार्केट के अंदर आपने कैसा प्रोडक्ट उतारना है, ठीक है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी से कर लेंगे जी, नहीं बिका तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, ऐसा नहीं होता। ओके, आगे है, दीज रिस्क आर टू बी मैनेज्ड बाय स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स अदर देन इंश्योरेंस, ठीक है। वही बात, सेम वही बात फिर से रिपीट हो गया कि इस तरह के जो रिस्क होते हैं ये प्लानिंग के साथ और टेक्निक के साथ इनको मैनेज करना चाहिए, ना कि इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। हाँ, पढ़ने में ये दिक्कत होती है कि जैसे अभी बहुत सारे हमारे यार दोस्त ऐसे होंगे जो अभी बुक उठाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर बुक पढ़ते हैं तो कहते हैं चलो कोई बात, थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, ये है। लेकिन जो कोई बंदा बुक पढ़ रहा है उनके लिए, तो उनके लिए ये आसान हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ सुन रहे हैं। पढ़ने में हमेशा दिक्कत होती है लेकिन सुनने में अच्छा रहता है। और अगर पढ़ने वाला बंदा ठीक से पढ़ रहा है तो बंदा आप सुन के भी आप याद कर सकते हो,
तो मैं तो यही टेक्निक लगाता हूँ, मैं जितना भी हो सके मैं ऑडियो बुक्स करता हूँ। लेकिन इंश्योरेंस के अंदर मैंने देखा काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी लोगों ने पढ़ी नहीं है, वो बस बेसिक क्वेश्चन से बता देते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये डिटेल में है ये। ठीक है, तो हाँ जी, आगे हम पढ़ रहे थे, एन एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट विल इन्वेस्ट हिज कैपिटल एंड एक्सेप्ट द वेरियस रिस्क दैट आर इन्वॉल्व इन द एंटरप्राइज। मतलब एक जो बिजनेसमैन होता है या एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो अपना पैसा लगाता है और वो रिस्क को उठाता है, उठाता है रिस्क को, क्योंकि उसको प्रॉफिट आना है उसके अंदर, इसीलिए वो रिस्क लगा रहा है। फॉर ही इज वेल अवेयर दैट विदाउट रिस्क देर विल नॉट गेन, देर विल बी नॉट नॉट गेन। ठीक है ना, उसको पता है कि अगर रिस्क नहीं है तो गेन नहीं है, रिस्क है तो इश्क है। ठीक है ना भैया, तो इसके अंदर वही बता रहा है कि इनफैक्ट इफ रिस्क वर अवॉइडेड देयर वुड हैव बीन नो प्रोग्रेस इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। भैया इसने बड़ी गहरी बात करती है कि अगर कोई बंदा रिस्क ना उठाता तो आज के टाइम में कोई भी तरक्की ना करता। Thus, in all economic enterprises, profit is the reward of uncertainty bearing and is responsible for overall economic development. तो बात भी सिंपल सी है कि जितना बड़ा वो रिस्क लेगा उतना बड़ा ही प्रॉफिट लेगा, और प्रॉफिट ही उसका रिवॉर्ड है, प्रॉफिट ही उसका एक तरह का तोहफा है, क्योंकि उसने रिस्क उठाया है और वो अर्थव्यवस्था के अंदर भी योगदान कर रहा है। Other techniques are control of business risk at specific level by functional management. Other techniques are control of business risk at specific level of functional management. For example, production management may undertake proper planning of production, efficient operation of the plant and equipments, provision for adequate supply of raw material through buffer stock, alternative sources of supply, marketing management में सॉरी ये थोड़ा कंफ्यूज भी है मेरे को। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंडक्ट एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च फॉर देयर एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट्स। वही बात है, फिर से वही बात है कि टेक्निक और कंट्रोल ऑफ बिजनेस रिस्क वही है। आप फंक्शनल मैनेजमेंट जो होती है वो चेक करती है प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसी है। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रोडक्शन हो रही है, एफिशिएंट ऑपरेशन है, प्लांट और इक्विपमेंट जो भी उनका जो मशीनरी है वो प्रॉपर से काम कर रही है, प्रॉपर से सप्लाई हो रहा है रॉ मटेरियल का, और उनके पास रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ा है। ठीक है, और यहाँ अगर वो बंद होता है तो कोई उनके पास एक्स्ट्रा कहीं और से सामान आ रहा है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट अच्छे से हो रही है, मार्केटिंग अच्छे से हो रही है, मार्केट के अंदर उनका जो प्रोडक्ट है मार्केट में उतर रहा है, तो वो उससे पता चलता है, ये होना ही चाहिए एट अ मैक्रो लेवल। अच्छा, एक होता है माइक्रो लेवल, एक होता है मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल होता है छोटे लेवल पे, यानी कि आप जाते हो एक मार्केट के अंदर और हर एक क्या कहते हैं एक दुकानदार से बात कर रहे हो। ठीक है, एक माइक्रो लेवल पे होता है, और एक होता है मैक्रो लेवल पे कि आपने जी एक शहर उठा लिया, आपने शहर को आपने कवर कर दिया, कैसे, एक एडवर्टाइजमेंट से। अब आप एक एक दुकान पे जाके नहीं कर रहे हो, आपने बड़े शहर के ऊपर आपने एक ऐड रन कर दिया और आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में चला गया है। ठीक है, और इसकी मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं यहाँ पे एट मैक्रो लेवल, जनरल मैनेजमेंट में अडॉप्ट सर्टेन स्ट्रेटजी टू कंट्रोल बिजनेसेस। डाइवर्सिफिकेशन is an important feature of modern economic enterprise. A manufacturer who produces and markets a wide diversity product is less susceptible to losses than one who concentrate on a single product. चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब वो कह रहा है भैया कि अगर आप मार्केट के अंदर हो और आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको लॉस हो सकते हैं, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। अब मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आई, किसी को समझ में आई है तो भैया मेरे को कमेंट में करके बता देना है। क्योंकि वो कह रहा है कि अगर कोई बंदा एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहा है तो अगर वो एक ही प्रोडक्ट उसका लॉस पे चला गया तो वो लॉस पे चला गया, लेकिन अगर वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है तो वो उसके लॉस पे जाने के कम चांसेस हैं। डाइवर्सिफिकेशन है ये, चलो होता ही होगा।
Diversification may also be achieved as by geographical location if business is transacted on worldwide scale. Losses in one part of world may be balanced by profit in other areas. A wholesale merchant would like to deal with many customers than few large one in adopting the same principle. अब वही बात है, अगर आपका बिजनेस जो है जोग्राफिकल फैक्टर्स को वो कंडीशन वो ले रहा है, कंसीडर कर रहा है कि अगर दुनिया के किसी एक कोने में आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो वो किसी और एरिया में चल रहा है, तो वहाँ से आने वाले प्रॉफिट को हम इधर के लॉस के अंदर हम बैलेंस कर सकते हैं. यानी कि अगर दिल्ली के अंदर हम सिंपल इंडिया के बाद लेके चलते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट दिल्ली के अंदर नहीं बिक रहा है लेकिन मुंबई में बिक रहा है, तो मुंबई का जो प्रॉफिट है वो हम दिल्ली के लॉस के साथ कंपनसेट कर सकते हैं. होता ही होगा ऐसा, आप ये कह रहे हैं तो होता ही होगा. आगे है रिस्क्स may also be spread over large capital. A sole proprietor may enter into partnership with others so that losses and profits are spread over wider field. हाँ, सोल प्रोप्राइटर यानी कि एक बंदा अकेला जो धंधा कर रहा है वो पार्टनरशिप में आ जाए तो उससे क्या होगा, लॉसेस और प्रॉफिट वो भी बट जाएंगे. हाँ, हो सकता है ऐसा. यानी कि एक बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो उसी को प्रॉफिट होगा और उसी को लॉस होगा, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप में कर रहा है तो लॉस और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. तो वो भी अगर मान लो एक बंदा है अकेला काम कर रहा है, अब वो 4 बंदों के साथ काम कर रहा है, तो वो 4 बंदे मिलके एक कंपनी को रन कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी 25% हो गया और लॉस भी 25% हो गया. लेकिन अगर वो अकेला कर रहा है तो भाई साहब लॉस भी उसको 100% ही होगा, चाहे उसको प्रॉफिट भी 100% हो. तो इस हिसाब से भी ये बोल रहा है ऑथर बुक को कि ऐसे भी हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं या हम उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेडिंग रिस्क ओवर लार्जर कैपिटल लाइज एट बेसिस ऑफ द मॉडर्न जॉइंट स्टॉक्स कंपनी विद लार्जर बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स who contribute the capital. Such institutions permit a large capital to be invested in an enterprise and allow large-scale manufacturing operation with losses spread over large number of investing public. The investors too are able to spread the risk and their capital by investing in different joint stock company. Stocks की बात कर रहा है कि भाई साहब आप अलग अलग इन्वेस्टर लेके आओ, जितने ज़्यादा इन्वेस्टर होंगे उतना लॉस सब में अंदर बढ़ जाएगा. प्रॉफिट तो बढ़ेगा लेकिन लॉस भी बढ़ जाएगा. Risk cannot be only spread over larger capital or wider area. They can also be spread over period of time. The adverse effect of the risk incurred as result of fluctuation in economic condition, recession, following a period of prosperity may be averaged in time. To achieve this, reserve funds are created out of profit in joint stock companies to be utilized in bad trading conditions. हाँ, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि risk can not only be spread over larger capital or wider, they can also be spread over period of time. कि ऐसा ही नहीं है कि अगर आपने बड़ा पैसा बड़े बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करके आपने बिजनेस को रन कर लिया है तो आपका जो लॉस है वो भी बढ़ जाएगा. ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ भी होता है. मान लीजिए आज का आपका जो प्रोडक्ट है वो आप उसका प्राइस मान के चल रहे हैं 100 रुपया. विद द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले समय में हो सकता है कि उसका प्राइस कम हो जाए और आपके पास स्टॉक अब भी पड़ा है, तभी वो लॉस ही है. ठीक है ना. तो आपके पास रिजर्व फंड होना भी चाहिए. ठीक है. तो ये तो था बिजनेस रिस्क. अब बात करते हैं प्योर रिस्क की. और ये बात याद रखना कि जो बिजनेस रिस्क है उसका इंश्योरेंस नहीं होता. ठीक है, सिर्फ प्योर रिस्क का होता है. तो प्योर रिस्क का पता करते हैं प्योर रिस्क अब क्या होता है और किस तरह का होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर रिस्क आर प्रोवाइडेड एज फॉलोज इन डिफरेंट कैटेगरीज: केमिकल, नेचुरल, सोशल, टेक्निकल एंड पर्सोनल. ठीक है. केमिकल, नेचुरल, अच्छा केमिकल के अंदर हो गया वही भाई साहब
प्योर रिस्क क्या होता है? हाँ, केमिकल के अंदर फायर लग गया, धमाका हो गया, इसका कवर कर सकते हैं। नेचुरल, साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक, यानी कि भूचाल और बाढ़ और क्या कहते हैं अर्थक्वेक को, भूचाल, हाँ, तूफान, इनका भी कवर हो सकता है। रियॉट, इसको राइट बोलते हैं कि रियॉट बोलते हैं, आप देख लेना। दंगे, स्ट्राइक, अगर कोई काम करने से, जैसे कि एक संस्था है काम करने से रुक जाए। थेफ्ट, चोरी हो जाना। फ्रॉड, आपके साथ किसी तरह से फ्रॉड हो जाना, फ्रॉड तो फ्रॉड ही होता है भाई, धोखाधड़ी हो जाना। नेग्लिजेंस, धोखाधड़ी हो जाना, नहीं धोखाधड़ी नहीं, नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि आपसे जाने अनजाने में चूक हो जानी, ठीक है, गलती हो जानी। टेक्निकल है मशीनरी ब्रेकडाउन, हाँ मशीनरी अगर टूट गई, अब उसका भी हम कर सकते हैं बीमा। तो पर्सनल डेथ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस में होता ही है, पर्सनल एक्सीडेंट के अंदर भी होता ही है। डिसेबलमेंट, किसी का हाथ पाँव कट ही गया, ठीक है, अब वो परमानेंट डिसेबल हो गया। सिकनेस, बीमारी के अंदर भी हम कवर कर देते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, मेडिकल इंश्योरेंस, उसके अंदर भी कवर होता है। तो ये रिस्क है जो हम कवर करते हैं और इनके स्पेसिफिक पॉलिसीज भी होती हैं, ठीक है। हाँ, दिस रिस्क कैन बी मैनेज थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन, ठीक है ना। अब अच्छा, ये सारी जो कैटेगरी है इसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है, और इनसे बचा भी जा सकता है। तो ये इसीलिए हम इसको कर सकते हैं। अब तुम्हारा सामान बिक ही नहीं रहा, हम इसको कैसे अवॉइड करें, ठीक है ना। सामान को आग लग गई, सामान में धमाका हो गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, ठीक है ना। अब इससे तो बचा नहीं जा सकता ना, तो इसलिए इसका हो सकता है। अब आप कहोगे भैया बचा तो उसकी वजह से सामान नहीं बिका, लेकिन ये सिस्टम ऐसा ही है। अर्थक्वेक जब आता है तो वो सिर्फ आपके ऊपर ही, वो सबके ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्लास्टिक का सामान नहीं बिक रहा है तो वो सिर्फ आपका नहीं बिक रहा है, किसी और का बिक रहा है, ठीक है। तो आप समझ लो। ओ भाई साहब, बोल बोल के पढ़ने में कितना टाइम लगता है यार, मैं तो थक गया मैं, शिट। चलिए आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। Risk may be minimized or eliminated through better method of management, which includes such techniques as improvement in plants and equipment and adoption of various loss prevention measures. वही बात है कि आप इसको बचाने के लिए जो आप मिनिमम रिस्क को आप कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से अच्छी मशीनरी लगाइए, ठीक है, उसको अच्छे से मैनेज कीजिए। अवॉइडेंस ऑफ रिस्क इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज may be achieved by change of process such as use of electricity as source of power instead of steam from broiler। वही है कि भैया बॉयलर की जगह आप इलेक्ट्रिसिटी काम करो, ठीक है, वो बेहतर है। लॉस बाय फायर बाय रिड्यूस्ड बाय प्रोविजन ऑफ स्प्रिंकलर और फायर एक्सटिंग्विशिंग अप्लायंसेज, हाँ ठीक है, फायर से बचने के लिए आप फायर एक्सटिंग्विशर लगा सकते हो। Industrial accidents resulting in personal injuries may be reduced by safety measurements such as accident resulting as fencing of machinery। हाँ, आपका जो पर्सनल एक्सीडेंट होता है, ठीक है, आप उससे बचने के लिए भी आप कर सकते हो कि मशीनरी के अंदर बंदा आके को चला गया या मर गया, ठीक है, तो आप मशीनरी के आसपास फेंसिंग कर दो, मतलब फेंसिंग में वो तार सी लगा दो, हाँ, तो उससे भी आप बच सकते हो। डैमेज टू गुड्स इन ट्रांजिट मे बी रिड्यूस्ड बाय बेटर मेथड ऑफ पैकिंग, ठीक है। अब जो सामान रास्ते में जा रहा है, ठीक है, उसको भी हम बचा सकते हैं अगर हम उसको अच्छे से पैक करें, ठीक है। ऑल दिस मेजर्स आर जस्टिफाइड इफ कॉस्ट इन्वॉल्व इज लेस देन पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ लॉसेज सॉट टू बी एलिमिनेटेड। इसका मतलब है ये सारा कम हो सकता है, ये सारा नुकसान कम हो सकता है अगर आप थोड़ा सा खर्चा करके आप अपने सामान को बचा लें। Reduction and elimination of risk is not only the interest of particular business enterprise, it is also in the interest of community in general, as these losses affect economic prosperity of the nation। ओहो हो भाई साहब, ये तो बड़ी बात कर दी इसने। अब राइटर कहता है कि अगर आप अपना रिस्क बचाते हो तो आप एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था के अंदर खुशहाली भी लेके आते हो। वाओ, क्या बात है। Yet in spite of all precautions and preventive measures,
एक्सीडेंट्स डू अकर, हाँ ये बात करी इसने बीमे वाली, कि इतना कुछ करने के बाद फिर भी कभी कभी दुर्घटना घट जाती है। A motorcycle may maintain his vehicle in good condition and drive very carefully and yet may be knocked down by another vehicle whose driver loses control। हाँ, अब वही बात कह रहा है कि मोटरसाइकिल बंदा अपना व्हीकल मोटरसाइकिल को बड़ा चमका के रखता है, सर्विस प्रॉपर करा के रख रहा है, हेलमेट पहन के जा रहा है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, कागज पत्र भी सारे हैं उसके पास, इंश्योरेंस भी है, पोल्यूशन भी करा रखी है, सब ओके है उसका, ठीक है। लेकिन दूसरा बंदा आके गाड़ी मरा ले, वो आके एक्सीडेंट कर दे तो क्या ही करें, ठीक है। आगे है डिस्पाइट नो स्मोकिंग रूल्स अ वर्कर में केयरलेसली थ्रो अ लाइटेड सिगरेट विच में कॉज फायर इन एंड गो डाउन इन अ गो डाउन। हाँ, अब कह रहा है कि हो सकता है वहाँ पे नो स्मोकिंग एरिया हो, लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, फिर भी वर्कर केयरलेसली, ठीक है, केयरलेसली को भी क्या बोलेंगे कि अब अनजाने में, या अनजाने में तो नहीं होगा ये, ठीक है, बेवकूफ़ी की वजह से वो सिगरेट पीता है और गोडाउन में फेंक देता है और आग लग जाती है, ठीक है। अब है देन देयर आर फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा known as acts of God, that is events outside human control and intervention, ठीक है ना। अब बताता है कि भैया अब बाढ़ आ गई, तूफान आ गया या भूचाल आ गया, जिसको एक्ट्स ऑफ गॉड कहते हैं, इसको तो इंसान किसी लेवल पे आके रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। द टर्म प्योर रिस्क इज यूज टू डेसिग्नेट दो सिचुएशन वेयर द अकरेंस ऑफ द इवेंट रिजल्ट्स इन अ लॉस as distinguished from speculative risk where the outcome may be loss or profit। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। द टर्म प्योर रिस्क इज यूज्ड डेजिग्नेटेड दो सिचुएशन वेयर द अकरेंस इवन रिजल्ट इन लॉस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्पेकुलेटिव रिस्क वेयर द हाँ। अब ये कहता है कि प्योर रिस्क होता है स्पेकुलेटिव रिस्क से अलग, हमने वो पहले पढ़ा था ना, स्पेकुलेटिव रिस्क, डायनामिक रिस्क, बिजनेस रिस्क, वो सब एक ही होते हैं, ठीक है ना। प्योर रिस्क और स्टैटिक रिस्क ये एक होते हैं। अब ये इससे अलग है क्योंकि जहाँ पे बिजनेस रिस्क के अंदर क्या होता है, सिर्फ दो ही आउटकम है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अब आगे क्या कहता है, प्योर रिस्क आर आल्सो नोन एज स्टैटिक रिस्क as distinguished from dynamic risk. They occur independently of dynamic risk. Losses by these risks may occur even if there were no change in economy। हाँ, बता रहा है अभी स्टैटिक रिस्क क्या होता है। स्टैटिक रिस्क वो होता है कि ये मतलब अगर आप कंट्रोल कर भी लो तब भी हो जाए, ठीक है, कि अब अर्थव्यवस्था के अंदर कोई चेंज नहीं आती, किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगा, किसी भी तरह का कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये आपके सामने हो गया और फिर भी ये लॉस हो गया, ठीक है। दीज लॉसेज अराइजेज फ्रॉम कॉजेज अदर देन चेंज इन इकोनॉमी सच एज पेरिल ऑफ नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, नेग्लिजेंस, डिसऑनेस्टी, राइट, स्ट्राइक्स, फायर्स एंड एक्सप्लोजन, ठीक है, कि अर्थव्यवस्था में तो कोई चेंज नहीं हुई, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नुकसान हो रहा है और नुकसान होने का कारण है ये है वो पैरल, पैरल मतलब नुकसान, नेचर यानी कि वही नेचर का मतलब हमने पढ़ा था ना, वो भूचाल आ गया, वो फलाना फलाना, ह्यूमन बिहेवियर, अब वो बंदा जाने जाने में गलती कर रहा है, ठीक है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, दंगे हो गए हैं, बंदे काम ही नहीं कर रहे हैं, स्ट्राइक करके बैठ गए हैं, आग लग गई है, धमाके हो गए हैं, तो ये प्योर रिस्क है, तो इनको हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। प्योर रिस्क और स्टैटिक रिस्क अकर विद डिग्री ऑफ रेगुलरिटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड एज अ रिजल्ट ऑफ जनरली प्रिडिक्टेबल बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल लॉज एंड टेक्निक्स। प्योर रिस्क या स्टैटिक रिस्क को हम किसी न किसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास उसका पुराना डेटा होता है, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है, इन इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट द टर्म रिस्क
has two other meanings. It is used to refer to a peril or loss producing event. For example, fire policy covers risk of fire explosion. It is also used to refer the subject matter of insurance. Timber constructed building is bad risk for fire insurance. ओके ठीक है जी। अब इसके अंदर है इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट टर्म इंश्योरेंस है, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो है कि हम फायर इंश्योरेंस कर सकते हैं लेकिन अब वो घर ही लकड़ी का बना हुआ है तो वो बैड रिस्क है, ठीक है ना, वो रिस्क के बहुत ज़्यादा प्रोन है, ठीक है। हाँ, although the problem of pure risk can be minimized to some extent, it cannot be eliminated altogether. हाँ, अब प्योर रिस्क में क्या होता है कि हम इसको थोड़े हद तक हम कवर कर सकते हैं अपने आप से, थोड़ा सा हम कोशिश करके हम इसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, लेकिन फिर भी hence it becomes necessary to devise some techniques and device or method to deal with pure risk, its financial consequences. Human ingenuity found the answer in the insurance system. आगे चलो भाई। These are two basic concepts in the insurance system. अब ये दो basic concept है insurance system के अंदर। Transfer or shifting of risk from individual to a group, sharing of losses on some equitable basis by all members of the group. पहला, ट्रांसफ़र और शिफ्टिंग ऑफ रिस्क, यानी कि आप अपना रिस्क जो है आप उसको, यानी कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए बता रहा है वो कि या तो वो ट्रांसफ़र करें या शिफ्ट करें, ठीक है, या फिर शेयरिंग ऑफ लॉस, यानी कि दो तीन कंपनियां मिलके भी एक प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कर सकती हैं ऑन सम इक्विटेबल बेसिस, ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, या एक ग्रुप जो होता है वो मिलके प्रॉफिट और शेयर लॉस को शेयर करे, ठीक है। दीज कॉन्सेप्ट मे बी इलुस्ट्रेटेड विद सिंपल एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल बता रहा है अभी। लेट अस से ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इन स्मॉल टाउन, पिछले एक्सपीरियंस देते हैं किसी स्मॉल टाउन का। ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 2 out of 1,000 मोटरसाइकिल बिकेम टोटल लॉसेज ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी कि एक साल के अंदर एक किसी स्मॉल छोटे से शहर के अंदर एवरी ईयर, हर साल 1000 में से 2 मोटरसाइकिल टोटल लॉस में जाती हैं, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल सेज 50,000, यानी कि एक मोटरसाइकिल 50,000 का है, द टोटल एनुअल लॉस वुड बी 1 लाख। ऑफ कोर्स अगर 2 मोटरसाइकिल लॉस जा रही हैं तो वो 1 लाख का हो गया। दिस लॉस मे बी made good out of fund consisting of contribution of 100 rupee from each of the 1,000 owners. अब वो कह रहा है कि अगर हम 1000 बंदों से 100 रुपया लें तो उस हिसाब से 2 मोटरसाइकिल अगर टूट जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ऐसे काम कर रही है तो बिल्कुल ठीक है। Thus, under the scheme, an individual transfer his risk of loss to the group and losses are shared by group. अब कोई ग्रुप या इंश्योरेंस कंपनी ऐसे लॉसेस को बांट लेती है तो वो रिस्क भी बढ़ जाएगा, ठीक है। However, scheme will have to be managed. That is, contribution have to be collected and losses as and when they occur paid. अच्छा भाई, अभी ऐसा है कि ये है फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें पूरा फॉर्मूला पढ़ के बताऊंगा तो तुम कहोगे कि भैया क्या बात बन गई है, ये तो कोई बात नहीं बनी, लेकिन ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पे है। यहाँ पे ये बता रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लो वही पुराने एग्जाम्पल को लेते हैं कि 1000 मोटरसाइकिल हैं और हम 100 रुपये चार्ज करते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास प्रीमियम इकट्ठा हो गया 1 लाख रुपया, और 2 मोटरसाइकिल टूट जाते हैं, प्रॉपर फुल लॉस में जाते हैं, टोटल लॉस में जाते हैं, तो हम उनको 1 लाख रुपये पे करते थे। यानी हमने 1 लाख रुपये प्रीमियम इकट्ठा किया था 1000 मोटरसाइकिल का और 2 खराब हो जाते हैं और वो है। उसके बाद आगे ये थोड़ा सा ऐड कर रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे काम नहीं करेंगी इस हिसाब से, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर नो प्रॉफिट नो लॉस रहा तो वो भी लॉस में ही है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐसा है कि हम उसमें अंदर
₹5 भी चार्ज करेंगे, ₹25 कंट्रीब्यूशन भी चार्ज करेंगे, 130 हो जाएगा। फिर ₹5 प्रॉफिट भी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने भी रन करना है, कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ भी हैं, उनको भी सैलरी देनी है, ठीक है। तो ये वो बात कर रहा है। जो मेरे को बेसिक है आपको पता ही होगा, अगर आपके पास बुक है तो आप ये यहाँ पे आप लिख के पढ़ लेना। द इंडिविजुअल डज नॉट नो वेदर ही विल सफर a loss or not. Thus, at the individual level, there is uncertainty, but the group knows from past experience that there may be two losses. Thus, at the group level, नींद आ रही भाई। Thus, at group level, there is certainty. अब वही कह रहा है कि ग्रुप को, अब इंडिविजुअल बंदे को तो नहीं पता कि भैया एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन ग्रुप को पता, क्योंकि उसके पास 1000 मोटरसाइकिल का डेटा है। अब इंश्योरेंस बिजनेस ऑपरेट्स अलोंग द सेम लाइन। मैनी पर्सन्स हु आर एक्सपोज टू अ रिस्क पे अ सर्टेन अमाउंट एज प्रीमियम टू अ कॉमन फंड फ्रॉम विच फंड द लॉसेज ऑफ फ्यू आर पेड। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, for example agency commission, are also paid out of this fund, and any balance goes toward insurer's profit. सेम वही बात जो मैंने पहले कही थी कि इसके अंदर क्या होता है कि इसका फॉर्मूला है सबसे पैसा लो और जिसका नुकसान होगा उसको पे करो। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग जो कॉस्ट होती है, जैसे एजेंट जो बीमा करके लेके आता है उसको भी कमीशन जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो इंश्योरेंस कंपनी में बैठे अंडर राइटर्स हैं, वो अपना ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको भी जाता है। और उसके बाद में सर्वेयर को जो फीस जाती है वो भी इंश्योरेंस कंपनी ही बेयर करती है। तो और उसके बाद जो पैसा बचता है वो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है। तो ये सारा कुछ भी कैलकुलेट करना होता है, और उसके बाद ये एक्चुअली का काम है, बेसिकली वो कैलकुलेट करते हैं कि क्या प्रीमियम चार्ज करना है, ठीक है। इन द इंश्योरेंस बिजनेस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹100 ₹100 इज नोन एज प्योर प्रीमियम। जैसे हमने पहले बात करी थी कि अगर 1000 मोटरसाइकिल हैं और हमने उनसे 100 रुपये चार्ज कर लिया तो इसको बोलते हैं प्योर प्रीमियम, which is suitably loaded and increased to provide for expenses, reserves and profit. Thus, the final rate of premium will consist the following component. अब इसके अंदर वो कह रहा है कि जो मैंने बात पहले कही थी, लॉस पेमेंट्स, लॉस एक्सपेंसेस, एजेंसी कमीशन, यानी कि वो जो बंदा होता है जो बीमा करके लेके आया है उसको कमीशन देनी होती है 15%, ठीक है। लॉस एक्सपेंसिव वो सर्वेयर की फीस है, वो जो चेक करता है। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो पूरा ऑफिस सेटअप किया हुआ है उन सब की सैलरी देनी है, ऑफिसर्स की, मैनेजर्स की, स्केल्स ऊपर तक जाते हैं सबके, है ना, उन सबको देना। ऑफिस का बिजली का बिल है, रेंट है, और बहुत कुछ होता है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, एवरीथिंग गोज इन दिस, इस 100 रुपये के अंदर ही है, ठीक है। मार्जिन फॉर रिजर्व्स फॉर अनएक्सपेक्टेड हैवी लॉसेज। भाई साहब मान लो अगर आपने तो सोचा था 2 है लेकिन 7 लॉस हो गए, 7 और अगेंस्ट 2, तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी कम होता है। दस द फाइनल रेट ऑफ प्रीमियम में बी 130 एज अगेंस्ट प्योर प्रीमियम। अच्छा, अब ये बताया दीज फिगर्स आर हाइपोथेटिकल एंड आर यूज्ड फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस। जैसे मैंने पहले कहा था ये हाइपोथेटिकल ही है, सिर्फ बताने के लिए बताया गया आपको, ठीक है ना। तो जैसे 100 रुपये की बजाय ये 250 ही लेंगे या 300 लेंगे। हाँ, अब आता है इंश्योरेंस। भाई साहब कितना रह गया, ये 6 पेज पे था, मैं 8, ओ हो। इस हिसाब से अगर मैं पढ़ने लग गया तो ये कब तक पढ़ूंगा मैं, और अब कब 15 पेज हैं भाई, और मैं अभी कहाँ पे था, मैं था अभी यहाँ पे 7 नंबर पेज पे। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क पे नहीं, लीगल डेफिनेशन इंश्योरेंस, हाँ 6 नंबर पेज पे, और 1 घंटा हो गया पूरी वीडियो को। शिट, कब तक मैं पढ़ूंगा और कब तक आप समझोगे, कब तक मैं समझाऊंगा। इस हिसाब से तो आप भी पढ़ लिया और मैं भी पढ़ा लिया, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ ही जाते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ
6 इंश्योरेंस, यहाँ तक ही पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो। Thus, insurance may be described as a method or technique which provides for collection of small amounts of premium from many individuals and firms, out of which losses suffered by few are paid. The individual insured who is exposed to a large but uncertain loss can buy protection through a payment of small but definite cost with the premium. ठीक है, अब इसको समझाने की जरूरत तो मेरे को लगता नहीं है आपको है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या है, ज़्यादा लोगों से पैसे लेके जिनका नुकसान है, फ्यू आर पेड, ठीक है, लॉसेस सफर्ड बाय फ्यू, जिनको कम बंदों को नुकसान हुआ उनको पे कर दो, ठीक है। लीगल डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस इज दैट इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड whereby in consideration of payment of premium by insured, the insurer agrees, subject to the terms of the policy, to make good any financial losses the insured may suffer due to any peril insured. I the policy, अब ये क्या इंग्लिश में आता है यार, ये कभी कभी तो मेरे को गुस्सा आता है कि इंग्लिश ऐसी क्यों लिख देते हैं। मैं आपको सिंपल से बात बताता हूँ, ये कहना क्या चाहता है अरे कहना क्या चाहते हो तो ये कहना ये चाहता है कि लीगल डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस इज दैट इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, यानी कि इंश्योरर वो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड वो बंदा जिस बेचारे ने अपनी इंश्योरेंस करवाई है, ये इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो पॉलिसी होता है ना, वो इंश्योरेंस पॉलिसी, वो कॉन्ट्रैक्ट ही है, इट्स अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो यही बता रहा है कि भैया जब आपका नुकसान हो जाएगा तब हम आपका भरपाई करेंगे। इंश्योरेंस अग्री सब्जेक्ट टर्म्स ऑफ पॉलिसी, ठीक है। ये देखो एक लाइन कैसी लिखी हुई है, इंश्योरर अग्रीज सब्जेक्ट टू टर्म्स ऑफ पॉलिसी टू मेक गुड। टू मेक गुड मतलब उसको फिर से थोड़ा सा हेल्प करेगा, उसको रीइंस्टेट करने में, यानी कि उसका मोटरसाइकिल टूट गया, अब उसको नया मोटरसाइकिल तो लेके देने से रहे, उसका मोटरसाइकिल ठीक करवा देंगे कि चल भाई तो फिर से चलता बन, ठीक है। टू मेक गुड एनी फाइनेंशियल लॉस द इंश्योर्ड में सफर ड्यू टू एनी पैरल इंश्योर्ड, ठीक है। अब देखो इंश्योर्ड और इंश्योर्ड ये दो ऐसे आ जाते हैं, यहाँ पे ना कस्टमर लिखा होना चाहिए था, ठीक है। तो देखो अगर मैं कस्टमर लिखता हूँ तो बात का मतलब ही बन जाता है, टू मेक गुड एनी फाइनेंशियल लॉसेज द कस्टमर में सफर ड्यू टू एनी पैरल इंश्योर्ड। अब पैरल हो गया वही नुकसान, जैसे वो क्या बोलते हैं, आग लगी ये फलाना फलाना, ठीक है, तो वो पैरल हो गया, वो कवर है, वो इंश्योर्ड है। हमने आग की इंश्योरेंस कर दी तो आग इंश्योर्ड कर दी हमने कि भैया इस बंदे को आग लगेगी तो हम इसको कंपनसेट करेंगे। द पॉलिसी विच इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय इंश्योरर, अब यहाँ पे कंपनी लिख दो भाई, इज एन एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। पॉलिसी जैसे मैंने पहले बताया। तो चलिए अभी के लिए हम यहीं पर ही पॉज करते हैं, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो हो गई है और इसको हम अपलोड कर देते हैं और फिर आप मेरे को बताना कि भाई साहब आपको कैसा लगा।